आज है 23 नवंबर और अपन स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर का बिजनेस लाइन की इम्पोर्टेंट न्यूज़। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहली न्यूज़ है, एग्जाम की दृष्टि से कोई काम की नहीं है। मार्केट अभी पिछले 7 महीनों में जो सबसे बड़ी जो फॉल देखा है, 3 कारण है। फार्मर्स जो लॉज है उनको रिपील किया गया, पेटीएम का आईपीओ आया था उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, और सऊदी अरब की जो आरामको कंपनी है उसके साथ में रिलायंस ने अपनी डील ऑफ की है। ठीक है, हम उसके बाद में आगे चलते हैं। अब दूसरे पेज पे देखो, बिजनेस लाइन कभी कभी क्या करता है ना, बहुत अच्छा एनालिसिस लाता है यहाँ पे। तो इस एनालिसिस को अपन देख लेते हैं। अब ऐसेज में अच्छा क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं, कोट कर सकते हो आप ऐसी चीज़ों को कहीं पे। अगर हम बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की भारत के अंदर, भाई क्या हालत है। देखो, बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, और उसके बाद में यही दिया गया बेसिकली कंड्यूसिव नहीं रहा वुमेन लीडर्स के लिए, मतलब ऐसा हमेशा कंड्यूसिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं रहा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि धीरे धीरे है सिनारियो बदल रहा है, इकोसिस्टम बदल रहा है और वुमेन्स को सपोर्टिव हो रहा है। तो कुछ डेटा दे, फैक्चुअल डेटा के साथ में इन्होंने सपोर्ट किया, बोला है प्लस फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, बोल बच्चन गिरी को फैक्चुअल के साथ सपोर्ट करना। अब यहाँ पे देखो 89 लगभग 90% और फीमेल 10%, ये है जो उमेन जो शेयर होल्डिंग्स है ना, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कंपनीज़ की। तो ठीक है, अब बात करते हैं बाकी जो कंट्रीज़ है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज होता है। तो इमर्जिंग में ब्राज़ील में लगभग 50-50 है, रसिया में 34 है वुमेन का, और चाइना में तो कमाल ही हो गया 64, और साउथ अफ्रीका में 22। ये 4 देश है। नॉर्मली इंडिया को कंपेयर किया जाता है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी सेम कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंडिया आता है, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगर बात करें तो यहाँ पे एक इंडेक्स आया था कुछ दिनों पहले, मास्टर कार्ड ने इंडेक्स निकाला था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इंडेक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप 58 इकोनॉमीज का, जिसमें इंडिया का टॉप बॉटम में टॉप नीचे के बॉटम 10 में रैंक आया था, सॉरी बॉटम 10 में आया था। 2020 में इंडिया की रैंक थी 49, लेकिन ये ऐसा बोला कि मतलब हालत सुधरी है, पहले 52 हुआ करती थी, 49 हो गई अभी। अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ें वो दिए पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स दिए यहाँ पे इंडिया वुमेन्स का क्या क्या है। बेसिकली अगर बात करते हैं एडवांस आउटकम्स की, तो वुमेन्स का स्कोर थोड़ा सा बढ़ा है, इस स्कोर में ही ये सब है 29.3। अगर बात करते हैं नॉलेज और फाइनेंशियल असेट्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूव है, यहाँ तो ठीक ठाक हुआ बेसिकली। और बात करते हैं थर्ड पैरामीटर जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, तो वुमेन का बढ़ा है, काफ़ी अच्छा खासा देखा गया है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है, सब चीज़ें बदल रही है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कुछ कहीं भी कोट कर सकते हो आप इसको, ऐसे पॉइंट्स को कि फैक्चुअल आप डेटा याद रख लेना, कोट कर दोगे तो आपका ऐसे अलग ही क्वालिटी का हो जाता है। आप अलग एग्जामिनर सोचता है कि वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल अच्छे से पढ़ा हुआ बंदा है तो मार्क्स दे दो। अब आप सबको पता है जीएसटी की जो रेट्स अभी कुछ दिनों पहले अभी रिवाइज किया गया था, और बोला गया था कि हम लोग जो है जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनना था, मैंने किसी आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन कर दिया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर 2-3 दिन पहले, कल परसों भी आया था शायद ये। जो टेक्सटाइल जो कैटेगरीज थी उसके अंदर अलग अलग इन्वर्टेड ड्यूटी बन रहा था, इसलिए प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ कैस्केडिंग इम्पैक्ट हो रहा था। तो इसलिए ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और जॉब्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने बेसिकली सब सेक्टर्स में 12% जीएसटी इफेक्टिव जनवरी 1। ये पूछा जा सकता है, पूछेगा एग्जामिनर, डेट पूछ लेगा इसमें। जो मैन मेड फाइबर्स हैं, तो 3 तरीके के बेसिकली मैन मेड फाइबर्स, एमएफ मैन मेड फाइबर, यान, फैब्रिक्स। अभी फिलहाल 18, 12, 5 ये जीएसटी लग रहा था, लेकिन इन्होंने सबके ऊपर बेसिकली बोला है कि 1 जनवरी से सबके ऊपर यूनिफॉर्म 12% जीएसटी लगेगा। पूछ सकता है जीएसटी की रेट या फिर डेट। ठीक है, याद रख लेना इसमें आप। आगे चलते हैं अपन। अब ये जो आर्टिकल है जनरल इकोनॉमी के बारे में आर्टिकल है, कि बोल रहा है कि जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, कहा जा सकता है, ऐसा देखा जा सकता है। ठीक है, ये फार्म लॉज के बारे में आर्टिकल है, तो कोई काम का है नहीं अपने लिए। बहुत सारे आर्टिकल अपने पढ़ लिए, काम का है लेकिन बहुत सारे पढ़ लिए, रिलेवेंट है। एक न्यूज़ को बार बार पढ़ोगे तो कुछ एडिशनल नॉलेज नहीं बढ़ता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा डिटेल में एनालिसिस किया गया। तो जो जनता नाबार्ड वाली है भाई, ये आर्टिकल पढ़ लेना अच्छे से, बहुत बड़ा आर्टिकल है, अच्छे से सब कुछ इसका जो पीएचडी कर रखी इस आर्टिकल के ऊपर, पीएचडी। ठीक है, पीएचडी की हुई इस आर्टिकल में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सब कुछ दिया, क्या है क्या नहीं, इसका क्या प्रोविजन है, क्या करती, कंप्रहेंसिवली आप इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हो इस आर्टिकल को यूज करके। तो देख लेना, अपन ने अलग से कवर कर ही रखा है कई बार इसको, कोई यहाँ कवर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब अपन एक ऐसा आर्टिकल कवर करेंगे जो इंटरव्यू की दृष्टि से, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स इन जनरल हाउ, मतलब बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के आसपास की बातें चलती रहती है।
देखो बिजनेस लाइन अपना एक छोटा सा एक एक्सप्लेनर सीरीज चलाता है, तो अच्छा है इसमें आप जो भी एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप डिटेल में समझ लिया करें। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो गूगल करके पढ़ लिया करें, बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे आपके, और इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें काम आ जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करने में हेल्प करता है ये सब चीज़ें। अब पहला क्वेश्चन है भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर इन्फ्लेशन सडनली एक मैटर ऑफ कंसर्न क्यों हो गया? अब ऐसा क्या हुआ है, क्या अलग हो रहा है अभी? देखो, अब इन्होंने बोला है कि जो कई दशकों तक इन्फ्लेशन जो बहुत कम रहा था डेवलप्ड कंट्रीज़ में, है ना, तो अगर 2010 से 2020 वाला डिकेड की बात करते लगभग 2% था। ठीक है, अगर बात करें हम लोग तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो अभी लोग लिविंग हैं उनमें डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में 5% ज़्यादा इन्फ्लेशन उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को ग्रांटेड ले लिया और उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करके लगभग जीरो ही कर दी, और उन्होंने अच्छे से बोरोइंग करी है और चाहे कि ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। तो लगभग डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऐसा माना जाता है कि 125% ऑफ जीडीपी उनका बोरोइंग से बेसिकली। लेकिन अगर पोस्ट पैंडेमिक की बात करें तो इनमें इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। रीज़न आगे दिया इसमें, क्या रीज़न है भाई? तो वापस से देखो 1970 का जो दशक था ना, वैसे हालात लगभग इन्फ्लेशन था, वैसा इसमें माना जा रहा है। ठीक है, उस डिकेड के अंदर भी इनका जो बोल रहे हैं कि 10% के आसपास एवरेज इन्फ्लेशन था डेवलप्ड कंट्रीज में। पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब यह है कि कितना शार्प है इन्फ्लेशन, ठीक है, कितना शार्प है फिलहाल एज ऑफ नाउ। इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट, यानी कि ठीक सिग्निफिकेंट देखा गया है। अगर बात करें तो यूएस के अंदर तो 6.2% था अक्टूबर में लास्ट ईयर की बजाय, कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो कि लास्ट के 3 डेकेड में हाईएस्ट है। ओ माय गॉड। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लेशन 4.1% है, 13 साल का हाई है। और यूके में इन्फ्लेशन डिकेड है 4.2, यानी कि तीनों यूएस, यूके और ईयू तीनों ही जगह इन्फ्लेशन डिकेडों में हाई है। अब ये है कि भाई इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, अब सेंट्रल बैंक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक का काम है ना मॉनेटरी पॉलिसी रन करने वाला, कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, ये सब करें। तो अब ये अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया इस क्वेश्चन के आंसर। इन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन है अभी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटरी है, यानी कि आएगा और चला जाएगा। क्या रीज़न दिया इन्होंने? सप्लाई चेन के अंदर कुछ बोटलनेक्स कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि प्राइस कम आएगा आने वाले साल में, है ना। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक सेम ही व्यू है, ऐसा ही हो रहा है, वो उनका भी ऐसा ही मानना है। और इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट में हम इमीडिएटली कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, जो हमारी ग्रोथ है उसको इम्पेक्ट कर देगा, कोविड के बाद में रिकवरी चाहिए। आगे चलते हैं। हाउएवर इन्फ्लेशन रिमेनिंग विथ फॉर्म इन द यूएस, इट फेड इज अनप्रॉस्पेक्ट। हाँ, मतलब थोड़ा टाइम तक, डिसेंट टाइम तक यूएस में हो गया, तो फेड के ऊपर एक्शन, जो फेड है ना यूएस का सेंट्रल बैंक, उसके ऊपर मतलब प्रेशर है कि भाई कुछ एक्ट करो आप। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बेसिकली क्या किया, अभी जो बॉन्ड परचेजेस जो प्रोग्राम था उन्होंने इन्हें रिड्यूस कर दिया। बॉन्ड परचेज करते हैं तो बेसिकली मनी सप्लाई बेचते इकोनॉमी में, तो उसको रिड्यूस किया बेसिकली। साथ में ये बोला है कि अगर इसके बाद भी इन्फ्लेशन नहीं बेसिकली कंट्रोल में आया, नहीं कम रहा, तो ये दो चीज़ और कर सकते हैं। पहली चीज़ है जो बॉन्ड बेसिकली जो बॉन्ड परचेज वाला, ये जो इनका, ये लोग बॉन्ड परचेजेस को और फास्ट गति से रिड्यूस करेंगे। दूसरा है कि ये इंटरेस्ट रेट को भी हाइक कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये प्राइस राइज की वजह से मिट्टी मिल रही है, मतलब इनसे उम्मीद कुछ अलग थी, पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इंटर में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन अपने आप में, कि भाई इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मार्केट, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ के ऊपर क्या होगा, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या स्पिल और इम्पैक्ट होगा। अच्छा सवाल है, इंटर में पूछा सकता है, आपको पता रहना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे क्या होगा। ठीक है, इंडिया में क्या होगा स्पेसिफिक। देखो, अगर इन डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज़्यादा बना रहता है तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, और ऐसे जो मूव है वो हमारे इंडिया को या फिर इमर्जिंग मार्केट चाइना, ब्राज़ील, रसिया, इन सबको इम्पैक्ट, साउथ अफ्रीका, इन सबको इम्पैक्ट करने वाला है। अब हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर से हमारे लगभग $37 बिलियन पंप किया इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, बेटर रिटर्न, उनको अच्छा रिटर्न इस केस में। इंक्रीज इन दी, अगर मान लो यूएस और यूरोप ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं अपने उन मार्केट्स में पैसा लेके चले जाएंगे, भाई ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, चलो अपने घर में ही चलो वहीं पे ले लेते हैं रिटर्न ज़्यादा। अब ये सेल ऑफ ट्रिगर कर सकता है 2013 में टैपेट रैंडम टाइप सा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं
देखो अब जब डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन कम था, इंटरेस्ट रेट लगभग ज़ीरो ही थी, तो इंडियन कंपनीज़ को थोड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब है ना, तो इन्होंने अच्छे से खरीदा है बेसिकली, काफ़ी सस्ते में बाहर से एक्सटर्नल कॉमर्सिंग बोरोइंग मिल रही थी, अच्छे से इन्होंने $130 बिलियन खरीद लिया बाहर। लेकिन ये जो बोरोइंग्स है अभी, अब कॉस्टली और हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छी रहेगी, तो और फ्यूचर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स तो महंगी रहेगी बेसिकली, और अनअट्रैक्टिव, यानी कि सस्ते दामों में जो ब्याज मिलता है, सस्ते दामों में अगर पैसा मिलता है सस्ते ब्याज पे तो कोई भी ले लेता है, तो अगर महंगा हो जाएगा तो ये इनके लिए भी थोड़ा एक बेसिकली दिक्कत आएगी। और इसका जो लास्ट इम्पैक्ट है, अगर डॉलर आउटफ्लो होता है, मतलब पैसे लेके भागते हैं लोग डॉलर्स वाले, तो उससे क्या होगा, हमारा रुपी डिप्रिशिएट होगा, और हमारा रुपी जब डिप्रिशिएट होगा तो इससे, और साथ में जो हमारे हाई फ्यूल प्राइसेज है, पेट्रोल डीजल के प्राइस कितने ज़्यादा हैं, ये हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को बेसिकली बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। अब लास्ट, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन लाइक इन इमर्जिंग मार्केट्स। अब हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे क्या हालत है वो भी देख लेते हैं। देखो इंडिया में तो कंट्रोल में है, ठीक है। अब अदर इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उसके साथ में इन्फ्लेशन से बढ़ती समस्या से परेशान है। ब्राज़ील में 10% के आसपास है। टर्की में 20% के आसपास है। अर्जेंटीना जो है इसमें रनवे इन्फ्लेशन, ओ माय गॉड, इन एक्सेस ऑफ 50 रनवे इन्फ्लेशन, जो रशिया में 8.1% है। अब रसिया और ब्राज़ील, इन लोगों ने तो अब इंटरेस्ट रेट स्टार्ट कर दिया बढ़ाना, भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने मना कर दिया हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, और टर्की ने तो अपोजिट चूज़ किया कि हम तो इंटरेस्ट घटाएंगे, हमें कोविड के बाद में इकोनॉमिक रिकवरी बूस्ट करना है इसलिए। तो यार ये तो आर्टिकल हो गया, थोड़ा लंबा चला गया, बट देख लिया सब चीज़ अपन ने। आगे चलते हैं अब हम लोग जेरोम पॉवेल, इनको सेकंड टर्म मिलेगा फेड रिजर्व चेयर के रूप में। ये खबर तो आपको पता होगी, बेसिकली जो पीएमसी है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज किया जा रहा है, अमलगेट किया जा रहा है। तो इसके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऑपरेशंस नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गया। पूछा जा सकता है, डेट याद रख लेना। और ये लेफ्ट में आरबीआई ने जो स्कीम निकाली इसका अमलगमेशन की, वो यहाँ पे उसके बारे में चर्चा किया गया। 5 लाख तक इनको डिपॉजिटर्स को मिलेंगे अंदर DICGC। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, सेंटर प्लान्स 1 लाख करोड़ वर्थ फिश एक्सपोर्ट्स बाई 24-25। ठीक है, देख लेना। यहाँ पे जो हमारे जो मंत्री हैं फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, उनका नाम भी दिया गया है एल मुरुगन। पूछा जा सकता है कौन से साल तक 1 लाख करोड़ फिश एक्सपोर्ट्स हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अपन देखिए तो एक इंडिया अमंग टॉप 6 एशियन कंट्रीज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन सीड सेक्टर, एक सीड इंडेक्स आया 2021 का, तो देख लेना। नाबार्ड वाली जनता स्पेशली देख लेना, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, टॉप 6 में इंडिया है तो अपने आप में अचीवमेंट है। अगर अपन आते हैं लास्ट में, क्या है इधर, अमरावती, ठीक है। उसके बाद में इधर एक लास्ट आर्टिकल बच रहा है, क्विकली देख लेते हैं उसको भी। ये तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में है, इसको अपन अलग से देखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन का अपन ने 2 बार तो ऑलरेडी कवर कर लिया, जब जब न्यूज़ में आया है, की प्रोविजंस मैंने कवर कराए हैं। अब ये डेटा प्रोटेक्शन का एक बार इसको सर सेटल होने दो मामला, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस से कहीं से अपन डिटेल में कवर कर लेंगे। तो नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ मैं यहीं पे।